नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। रेलवे 15 अक्टूबर से त्योहारों के दौरान 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। वस्तु और सेवा कर संग्रह सितंबर में पिछले 6 महीने के सबसे उच्च स्तर पर, इससे आर्थिक गतिविधियों में सुधार के संकेत। और आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 48 रन से हराया। समाचार प्रभात के इस अंक में विशाल शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। प्रार्थना के बाद अपने एक भाषण में महात्मा गांधी ने स्वच्छता की चर्चा की थी। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी वो कभी मशहूर नहीं रही है कि दिल्ली शहर को म्यूनिसिपैलिटी ने अपना लिया और उसको एक ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का, सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ। तो किसी को अगर दुनिया भर में नमूना देखना है तो दिल्ली है। ऐसा म्यूनिसिपैलिटी ने बनाया नहीं। एक जगह पे हमने कुछ भी सफाई कर ली तो उसका असर सारे दिल्ली शहर पर पड़ता ही, ऐसा मानना चाहिए। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश विदेश के अनेक भागों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण कई कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी 116वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आप को देश के कल्याण और प्रगति के लिए समर्पित करने, सच्चाई तथा अहिंसा के मंच पर अमल करने और स्वच्छ, सक्षम, मजबूत तथा खुशहाल भारत का निर्माण कर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का संकल्प लें। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर कल अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में याद किए जाते हैं और वे समूची मानवता की प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी जीवन गाथा समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त और मजबूत बनाती है। श्री कोविंद ने कहा कि उनके सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश समाज में समरसता और समानता लाकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बापू के संपूर्ण जीवन और उनकी शिक्षा ने मानव जाति को सत्य, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया। श्री नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी का अंत्योदय का विचार हमें समाज के सर्वाधिक वंचित लोगों के उत्थान के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी ट्वीट में कहा है कि गांधी जयंती पर हम अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के जीवन और सद्विचारों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि बापू के आदर्श समृद्ध और करुणामय भारत के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुजरात में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धार्मिक प्रार्थनाएं और अन्य कार्यक्रम पोरबंदर के कीर्ति मंदिर और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आयोजित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर गुजरात भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। महात्मा गांधी के जन्मस्थल पोरबंदर के कीर्ति मंदिर और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बापू को श्रद्धांजलि दी। राज्य सरकार आज से 4 जिलों में 100% नल से जल योजना लागू कर रहा है। यह जिले है पोरबंदर, आणंद, महसाणा और गांधीनगर। राज्य में आज 5 लाख महिलाएं 24 स्थानों पर एक साथ हाथ धोने के अनोखे कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कीर्तिमान स्थापित करेंगे और लोगों में स्वच्छता संकल्प का संदेश फैलाएंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वेदारण्यम नमक सत्याग्रह स्मारक समिति ने गांधी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में त्रिची में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी सामग्री का वितरण करना शामिल है। वरिष्ठ राजनेता सी राजगोपालाचारी ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरणा लेते हुए 1930 में वेदारण्यम नमक सत्याग्रह और मार्च का आयोजन किया था। ब्रिटिश शासन और सामाजिक दमन के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए अनुकरणीय सेवा के रूप में हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में त्रिची से तटीय क्षेत्र वेदारण्यम तक की 150 किलोमीटर का मार्च बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी की 150वीं जयंती के 2 वर्ष के समारोहों के समापन पर फिल्म प्रभाग ने गांधी फिल्मोत्सव का आयोजन किया है, जो आज संपन्न हो जाएगा। इस ऑनलाइन फिल्म महोत्सव की स्ट्रीमिंग 26 सितंबर से इसकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर की जा रही है। 1 सप्ताह का फिल्मोत्सव एनिमेशन फिल्म वैष्णव जन तो और महात्मा गांधी के भजनों के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ था। इसी तरह मुंबई में मणिभवन, गांधी संग्रहालय और गांधी स्मारक निधि ने भी ऑनलाइन संगीत समारोह का आयोजन किया है। राष्ट्रीय नेचुरोपैथी संस्थान पुणे ने भी आज से सेल्फ हेल्थ रिलायंस के माध्यम से आत्मनिर्भरता के गांधी दर्शन के बारे में कई वेबिनार का आयोजन किया है। ये राष्ट्रीय नेचुरोपैथी दिवस यानी 18 नवंबर 2020 तक जारी रहेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी में आए थे। उन्होंने बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बसे विस्थापितों से बातचीत की थी। मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। गांधी जी 12 नवंबर 1947 को पहली और अंतिम बार आकाशवाणी भवन आए थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महात्मा गांधी आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो में पहली और आखिरी बार आए थे। उनके आकाशवाणी के स्टूडियो में आने की स्मृति में प्रतिवर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर 12 नवंबर को आकाशवाणी भवन परिसर में विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांधी जयंती पर अपने संदेश में कहा है कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत होना सही मायनों में राष्ट्रपिता को उनकी जयंती पर सम्मान देने का बेहतर तरीका है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर जनता को बधाई दी है। कल अपने संदेश में प्रमुख सचिव ने कहा कि गांधीवाद विचारधारा के जरिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर देता है। अमेरिका में सांसदों के एक समूह ने कल प्रतिनिधि सभा में संकल्प पत्र पेश किया। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की 151वीं जयंती की पूर्व संध्या पर बापू की अनमोल विरासत और जीवन दर्शन के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। ये प्रस्ताव अमरीकी मूल के भारतीय कांग्रेस सांसद राजा कृष्णमूर्ति और ब्रेट शर्मन और जॉर्ज होल्डिंग ने पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि गांधी जी ने अपना पूरा जीवन धार्मिक आजादी की सुरक्षा, सम्मान देने,
गरीबों तथा दबे कुचले लोगों का उत्थान, अहिंसक विरोध तथा वार्ता के जरिए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की खोज को समर्पित किया था। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का शुभारंभ करेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने की ये महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत देश भर में आदिवासियों के उद्यमों, उनके उत्पादों और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 116वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत की महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री ने असाधारण समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री एक विनम्र और दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे। उन्होंने सादगी के साथ जीवन व्यतीत किया और राष्ट्र कल्याण में लगे रहे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को अग्रणी बनाने वाले प्रमुख हस्तियों में से एक थे। इसलिए उनकी विरासत मातृभूमि की सेवा के लिए पीढ़ियों को लगातार प्रेरित करती रहेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल शीर्षक से वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती भी है। वेबिनार के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के पिछले 6 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा की जाएगी और राज्यों, शहरों तथा साझेदार संगठनों के साथ अनुभव साझा किए जाएंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र तथा अपर सचिव कामरान रिजवी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी आरंभ हुआ था और पिछले 6 वर्षों में स्वच्छता तथा कचरा प्रबंधन की दिशा में इस अभियान के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित जीवन गाथा। चल पड़े जिधर दो डग। 2 अक्टूबर रात 9:15 पर आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में 100.1 FM गोल्ड चैनल पर। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों को न सिर्फ बनाए रखा जाएगा बल्कि आने वाले समय में इनमें लगातार बढ़ोतरी भी की जाएगी। नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते वे ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो किसानों के हित में न हो। जिस सरकार ने अपने 6 वर्षों के इस कार्यकाल के दौरान एमएसपी लगातार बढ़ाने का काम किया हो और जैसा हम लोगों ने कहा था कि हम जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना कीमत हम किसानों को मुहैया कराने की कोशिश करेंगे, स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन भी थी, उस अनुसार बहुत कुछ किया है और शायद लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। दलहन और तिलहन में तो हमारी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पिछली सरकारों के कंपैरिजन में लगभग 23 गुना से अधिक बढ़ाई है। मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी भी सूरत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था समाप्त नहीं होने जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसानों को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए हाल में जो 3 कानून बनाए हैं उनसे किसान सभी तरह की बेड़ियों से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने में किसानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और अगर किसान सशक्त होंगे तो देश भी सुदृढ़ होगा। आप सबसे यही अनुरोध है कि जो भ्रमित करने वाले वक्तव्य कुछ विपक्षी दल दे रहे हैं उसकी सच्चाई जनता तक पहुंचाएं और उनसे सवाल पूछें कि कहाँ एमएसपी खत्म हुआ है। एमएसपी तो और तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस क्यों एमएसपी पे माल नहीं खरीदती थी जो मोदी जी ने जिस लेवल पे माल खरीदना शुरू किया।
ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो 15 वर्ष तक कांग्रेस के शासन में था, वहाँ पे हर खरीदारी होती थी एमएसपी पे, उससे 10 गुना खरीदारी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने की। ये सब चीजों का जवाब कांग्रेस के पास है नहीं, इसलिए वो अब भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर शीघ्रता से कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम सरपंचों और ग्राम प्रधानों से अपील की है कि जल जीवन मिशन को गांवों में कारगर तरीके से लागू करने के प्रयास जारी रखें, ताकि सभी लोगों, खासतौर पर गरीब लोगों को घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। जल शक्ति मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि श्री मोदी ने 29 सितंबर को देश में सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में जल जीवन मिशन को और कारगर बनाने का आग्रह किया है। इस अभियान के तहत न सिर्फ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में लगातार वृद्धि की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। रेलवे 15 अक्टूबर से त्योहारों के दौरान 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। वस्तु और सेवा कर संग्रह सितंबर में पिछले 6 महीने के सबसे उच्च स्तर पर, इससे आर्थिक गतिविधियों में सुधार के संकेत। और आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 48 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। वैभव सम्मेलन विदेशी और भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का एक वैश्विक आभासी सम्मेलन है। ये सम्मेलन आज से शुरू होगा और इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। यह सम्मेलन वैश्विक और प्रवासी भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय मूल के दिग्गजों को एक मंच पर लाना है, जो दुनिया भर के शैक्षिक और शोध संस्थाओं से जुड़े हैं। इस सम्मेलन में 55 देशों के भारतीय मूल के 3000 से अधिक वैज्ञानिक और शिक्षाविद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार के जरिए भाग लेंगे। देश के 10,000 से अधिक वैज्ञानिक और शिक्षाविद इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 40 देशों के 1500 से अधिक पैनलिस्ट और 200 प्रमुख भारतीय अनुसंधान और विकास और शैक्षणिक संस्थान 80 विषयों पर 200 सत्रों में विचार विमर्श करेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर इस सम्मेलन का समापन होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके यादव ने कहा है कि रेलवे आगामी त्योहारों के दिनों में यात्रियों की सुविधा के लिए 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है। कल नई दिल्ली में वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में श्री यादव ने कहा कि रेल मंत्रालय ने रेलवे के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ बैठक की है और उन्हें निर्देश दिया है कि वो स्थानीय प्रशासन के साथ वार्ता करें और कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रबंधकों से रिपोर्ट देने को कहा गया है और उसके बाद विशेष त्योहारी रेलगाड़ियों की संख्या तय की जाएगी। श्री यादव ने कहा कि अभी अनुमान है कि करीब 200 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। लोकल स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। पिछले साल का जो ट्रैफिक पैटर्न है और इस साल का जो ट्रैफिक पैटर्न है और जो कोरोना का स्टेटस है, उन सबको एक तरह से समन्वय करके वो अपना प्रस्ताव हमको देंगे और अगले त्योहारी सीजन में रफली 15 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर के बीच में हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि 200 के आसपास हम ट्रेनें चलाएंगे। लेकिन ये हमारा अनुमान है, अगर जरूरत होगी तो इससे ज्यादा भी ट्रेनें चल सकती हैं। दक्षिण मध्य रेलवे की निरंतर प्रयासों और नीतिगत पहल का नतीजा है कि सितंबर महीने में माल ढुलाई पिछले साल की समान अवधि की ढुलाई से अधिक है। देश में महामारी के हालात के बीच ये कोशिश सराहनीय है। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गजानंद माल्या ने परिचालन और वाणिज्य विभाग को सलाह दी है कि रेलवे के दोनों फायदों के लिए साल के शेष महीने समान गति बनाए रहने से ग्राहकों को भी फायदा होगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष सितंबर के महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के रूप में कुल 95,480 करोड़ रुपए संग्रहित हुए, जो चालू वित्त वर्ष में पिछले 6 महीने का सबसे अधिक राजस्व संग्रह है। कुल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर का हिस्सा 17,741 करोड़ रुपए, राज्य वस्तु और सेवा कर का 23,131 करोड़ रुपए, समेकित जीएसटी 47,484 करोड़ रुपए और उपकर यानी सेस के माध्यम से 7,124 करोड़ रुपए एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोहतांग में ऊंची पहाड़ियों पर बनी विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के लोगों के लिए 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी 9.2 किलोमीटर अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। इस टनल के बनने से जहां मनाली और लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, वहीं परिवहन में करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। वहीं दूसरी ओर लाहौल घाटी के लोगों को अब साल भर आवाजाही मिलेगी, जो कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते दुनिया के बाकी हिस्सों से 4 महीने से अधिक समय तक कटा रहता था। इस डबल लेन टनल की खास बात यह है कि इसमें टेलीफोन सुविधा, फायर हाइड्रेंट, इमरजेंसी एस्केप एग्जिट टनल, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, सीसीटीवी कैमरे, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और इंसिडेंट डिटेक्शन यंत्र हर निश्चित दूरी पर स्थापित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अटल सुरंग रोहतांग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और साथ ही राष्ट्र के लिए इसका सामरिक महत्व है। इसके अलावा यह सुरंग क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रोहतांग लाहौल स्पीति से संजीव सुंदरियाल। तमिलनाडु एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने इस कार्यक्रम की सांकेतिक शुरुआत करते हुए चेन्नई में 3 कार्ड धारकों को राशन सामग्री वितरित की। एक रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजना कल से चेन्नई सहित राज्य के 32 जिलों में लागू हो गई। मदुरई, तंजावुर, विरुदुनगर, तिरुवन्नामलई, रामनाथपुरम और तूतुकुड़ी जैसे 6 अन्य जिलों में यह योजना 16 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। सही लाभार्थियों को खातान सुनिश्चित करने के लिए राशन की दुकानों पर स्मार्ट कार्ड रीडर बायोमेट्रिक सेंसर के साथ लगाए गए हैं, ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। यदि सेंसर बायोमेट्रिक रीड नहीं कर पाएंगे तो कार्ड धारकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर रेशन सामग्री दी जाएगी। लोग राज्य में किसी भी रेशन का दुकान से राशन सामग्री ले सकते हैं। अन्य राज्यों के कामगार भी किसी भी दुकान पर जा सकते हैं और कार्ड में एंट्री कराकर रेशन ले सकते हैं। जय सिंह, AR न्यूज, चेन्नई। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 83.5% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 85,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 52,73,000 से अधिक हो गई है। लगातार स्वस्थ होने की बढ़ रही दर से कोविड रोगियों की संख्या में कमी आई है और इस समय केवल 14.9% संक्रमित मामले हैं। 86,821 नए मरीजों के साथ देश में संक्रमित मामलों की संख्या 63 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से 5 गुना अधिक जांच की जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 14,23,000 से अधिक कोविड जांच की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के अगले चरण में और छूट देने के गृह मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में आगामी 15 अक्टूबर से स्कूल, विश्वविद्यालय और दूसरे शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकेंगे। हालांकि इस संबंध में कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें स्थानीय प्रशासन से बातचीत करनी होगी। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी छात्र स्वयं से स्कूल जाना चाहेंगे उन्हें इसकी अनुमति होगी, लेकिन स्कूल प्रबंधन को इसके लिए उनके माता पिता से रजामंदी लेनी होगी। आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक
गतिविधियों को भी कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित करने की इजाजत दी जाएगी, जिसमें 100 से अधिक लोग भी हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि किसी बंद परिसर में उसकी आधी क्षमता या 200 लोगों से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि लोग ऐसे किसी आयोजन में शामिल हो सकें। आगामी 15 तारीख से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स भी अपनी आधी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केरल में राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये निषेधाज्ञा 3 से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 48 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए। जवाब में किंग्स 11 पंजाब की टीम निर्धारित 20 ओवर में 143 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चलें चेन्नई तो वहां सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। वहीं उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में तापमान 9 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से आसमान साफ रहेगा। तापमान 15 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर चलें तो गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। जी लवलीन, आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण की पहली खबर है पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था। पत्र लिखता है राहत भरा रहा सितंबर, रोजगार के लिए जरूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में बढ़ोतरी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है विनिर्माण क्षेत्र ने भरा फर्राटा, सितंबर में इस क्षेत्र का खरीद प्रबंधक सूचकांक 8.5 साल के उच्च स्तर पर। हिंदुस्तान ने चिंताजनक शीर्षक से लिखा है देश में कोविड-19 का संक्रमण घटा पर बढ़ता जा रहा है खतरा। जनसत्ता की सुर्खी है बच के रहें हम उम्र संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से। नवभारत टाइम्स की खबर है लॉकडाउन में रद्द उड़ानों का किराया वापस होगा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है दिल्ली में 31 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है केंद्र के साथ 5 राज्यों की बैठक, पर्यावरण मंत्री बोले पराली का धुआं और प्रदूषण न रुका तो कोरोना बढ़ाएगा मुश्किलें। दैनिक जागरण की सुर्खी है जहरीली हवा से दिल्ली को बचाने की जंग जारी। अमर उजाला लिखता है चीन को अमेरिका की 2 टूक, अरुणाचल प्रदेश 60 साल से भारत का अभिन्न हिस्सा। पत्र लिखता है कोरोना और विस्तारवादी नीति को लेकर अमेरिकी गृह विभाग ने फिर साधा ड्रैगन पर निशाना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख दिए हैं। राजस्थान पत्रिका ने मोहनदास से महात्मा तक शीर्षक से लिखा है धर्म और जातिगत भेदभाव से परे रहने का संदेश दिया बापू ने। हिंदुस्तान ने लिखा है आइए आज गांधी जयंती पर हम उनके बताए सिद्धांतों पर चलने का प्रण लें। और अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो, जिसे दक्षिण कोरिया के कलाकारों ने गाया है। वैष्णव जन तू तेने कहिए दे पीर पराई तने रहे। वैष्णव जन तू तेने कहिए दे पीर पराई तने रहे। पर तू के
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों में लगातार वृद्धि की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। रेलवे 15 अक्टूबर से त्योहारों के दौरान 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। वस्तु और सेवा कर संग्रह सितंबर में पिछले 6 महीने के सबसे उच्च स्तर पर, इससे आर्थिक गतिविधियों में सुधार के संकेत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।